नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निरोगम में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आपका स्वास्थ्य अगर ठीक है तभी आप जीवन का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। अन्यथा आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो मानसिक तौर पर आप फिट नहीं रह सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जिसे आज हम आमतौर पर सुन रहे हैं, जिसका नाम है कैंसर। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैंसर की वजह से अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। क्यों आखिर कैंसर एक व्यक्ति को जकड़ लेता है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या लक्षण होते हैं? किस वजह से एक व्यक्ति को कैंसर हो जाता है? आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं कैंसर को लेकर। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब भी हम पुराने जमाने की अगर बात करते हैं तो डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी बीमारियां जो होती थी राजा महाराजाओं तक ही सीमित थी, क्योंकि आम व्यक्ति तक ये बीमारियां नहीं थी। फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज के समय में बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर कैंसर क्यों होता है? देखिए, आपने सवाल के शुरुआत में एक चीज बताई कि पुराने ज़माने में ये बीमारियां राजे महाराजाओं को ही हम सुनने को मिलती थी कि ये डिजीज़ होती हैं। आज अगर हम जीवन की बात करें तो एक आम इंसान बहुत से ऐसे सुख भोग रहा है जो उस समय पे राजे और महाराजाओं को ही भोगने को मिलते थे। अगर हम जीवन शैली की बात करें तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा कॉमन हुआ करता था। एक व्यक्ति के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो जाती थी और एक व्यक्ति का दिन खत्म हो जाता था सूरज के ढलने के साथ ही, और वही एक जीवन शैली थी। उसके बावजूद भी उस समय कैंसर जैसा रोग अर्बुद के अंतर्गत वर्णित है। कैंसर को उस समय अर्बुद बोला जाता था और सभी जो संहिताएं हैं हमारी उनमें अर्बुद का वर्णन आता है। उस समय भी अर्बुद की चिकित्सा एक कृच्छ साध्य चिकित्सा और कुछ स्टेजेस पे अर्बुद को असाध्य भी गिना जाता था। तो आज जबकि जीवन शैली बहुत खराब हो चुकी है तो ये रोग बहुत बढ़ने लगा है। जीवन शैली की बात करें तो हमारी जीवन शैली और खान पान दोनों ही चीजें आज बिल्कुल खराब हो गए हैं। शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि सर्वदा सर्व भावानाम सामान्य वृद्धि कारणम। सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। आज हम जितना भी फूड ले रहे हैं, अगर एक व्यक्ति आज ये भी बोलता है कि मैं तो घर का बना हुआ खाना ही खाता हूँ, मैं बाहर का बहुत अधिक नहीं खाता, तो जो वीट यूज कर रहा है वो व्यक्ति वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट है। जितने चावल यूज कर रहा है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस हैं। अब इन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस में सेलुलर लेवल पे इन ग्रेन्स के सेल्स के साथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे वो और अधिक डिवाइड करते हैं। अगर आप आज देखेंगे तो फलों के साइज बढ़ने लगे हैं। जिन नॉर्मल साइज में फल आते थे आज उससे बड़े आते हैं। बहुत से फलों के अंदर बीज नहीं है, जबकि पहले बीज अक्सर पाए जाते थे। जब हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो सर्वदा सर्व भावानाम सामान्य वृद्धि कारणम के अनुसार उन प्रकार की क्रॉप्स का सेवन करने से उस गुण की हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आती हैं और उसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का नाम कैंसर है, जिसमें कि जो सेल्स हैं उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, जिसमें कि एक सेल को अधिक मात्रा में होने के बाद ये पता लग जाता है कि मुझे फर्दर डिवाइड नहीं करना है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाती है। तो वही कैंसर है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे, खान पान को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, तो किस तरह का खान पान एक व्यक्ति रखे? क्योंकि ऑर्गेनिक वीट भी अगर व्यक्ति यूज करता है तो आम आदमी ये नहीं समझ पाता है कि क्या वाकई ही ऑर्गेनिक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो तत्व हैं वो हमारे शरीर में जा रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के युग में हमारे कंट्रोल से परे हैं। हम आज ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार की वीट मिल रही है। अगर हम ऑर्गेनिक वीट की बात भी करते हैं तो ऑर्गेनिक वीट में भी अगर वो वीट जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट है तो उसके ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी वो हार्मफुल है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से परे हैं। इसीलिए मैं अपने सभी पेशेंट्स को हमेशा यही समझाता हूँ कि मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी ईट इज हाउ वी ईट। हम क्या खा रहे हैं
और किस प्रकार के बेसिक सोर्स से आ रहा है वो चीज़ हमारे कंट्रोल से परे है। हाँ, हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम बहुत प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाएं। हमें सबको बताया जाता है कि बाहर से पिज़्ज़ा मत खाइए, बर्गर मत खाइए, लेकिन अगर सही तरीके से खाया जाए तो एक पिज़्ज़ा हमें चपाती की तरह ही फ़ायदा पहुंचा सकता है, और अगर गलत तरीके से खाया जाए तो एक चपाती पिज़्ज़े से भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है अन्न विधि विधान का पालन करना, जिसमें अगर हम महर्षि चरक की बात करें, कुछ कॉमन अन्न विधि विधान मैं यहाँ पे बताऊंगा। उष्णम चशनियात, शास्त्रों में कहा गया कि भोजन जब भी करें गर्म भोजन करें, लेकिन आज हम में से कोई भी व्यक्ति अगर भोजन कर रहा है, हम मेजोरिटी लोग टीवी के सामने बैठ के भोजन करते हैं, जिसमें अगर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जहां हमारे मन की कंसंट्रेशन वहां जुड़ गई है तो भोजन एक सेकेंडरी चीज बन के रह जाता है। हम में से बहुत से लोग गर्म खाना छोड़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है ना अति द्रुतम चशनियात ना अति विलंबम चशनियात, भोजन बहुत तेज मत कीजिए। जबकि हम में से मेजोरिटी लोग आज कभी ऑफिस के लिए भागदौड़ करते हुए भोजन को अंदर फेंकने का प्रयास कर रहे होते हैं, और कुछ लोग इतने अनमने भाव से खा रहे होते हैं कि जरूरत से अधिक स्लो खाना खा रहे होते हैं। तो भोजन को बहुत तेज मत कीजिए, भोजन को बहुत धीरे मत कीजिए, एक प्रॉपर स्पीड के साथ भोजन कीजिए। इस प्रकार से और बहुत से अन्य विधि विधान हैं जिनका वर्णन, जो अगर आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उस पर मैंने अन्य विधि विधान के अंतर्गत वर्णित किया है, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके द्वारा खाया गया कुछ भी आपको लाभ पहुंचाए बजाय की हानि पहुंचाने की। बिल्कुल दर्शकों, अगर अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के द्वारा भी आप डॉक्टर नवदीप शर्मा से जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब का पेज है डॉक्टर नवदीप शर्मा के नाम से ही, और साथ ही यूट्यूब पर भी आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ नेहा जी जुड़ चुकी हैं पुणे से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरी दादी जी हैं जिनको लीवर कैंसर है, और पिछले 2 साल से वो डायग्नोज हुआ है, और हम सब बड़े परेशान हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। कीमोथेरेपी भी उनका हो चुका है एलोपैथिक में, और रेडियोथेरेपी भी 32 टाइम्स साइकिल उनके हो चुके हैं जी। तो आप कुछ अगर हमारी सहायता कर सकते हैं तो प्लीज बताइए। देखिए नेहा जी, मैं समझ सकता हूँ कि जब एक व्यक्ति के इतने अधिक कीमोथेरेपी साइकिल्स चल रहे होते हैं तो किस दौर से गुजर सकता है, किस दौर से वो गुजर रहा होता है, क्योंकि हर होती हुई कीमोथेरेपी के साथ शरीर अधिक से अधिक वीक होता चला जाता है। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी बुरी है या रेडियोथेरेपी बुरी है। अप टू सम एक्सटेंट अगर शरीर डिमांड कर रहा है, डिजीज़ की कंडीशन डिमांड कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाए तो कुछ पेशेंट्स में लाभ भी करती है। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मेजॉरिटी पेशेंट्स में एक पेशेंट कैंसर के कारण अपने प्राण नहीं गंवाता, वो कीमो रेडियोथेरेपी के कारण गंवा देता है। तो जैसा कि आपने बताया कि उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, उनकी रेडियोथेरेपी चल रही है, हम चाहेंगे कि आप हमें उनकी कुछ डिटेल्स भिजवाएं। उसका कारण है, देखिए आज अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो हर प्रकार का कैंसर उसका इलाज संभव है ऐसा नहीं है। शास्त्रों में भी कैंसर को असाध्य रोग और कृच्छ साध्य रोग दोनों ही कैटेगरीज में डाला गया है, और कैंसर का इलाज ही नहीं हो सकता, ये भी गलत है। आयुर्वेद में बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके केस में कैंसर से हम उनको निजात दिलवा सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारे एरिया में और भी बहुत से पेशेंट हैं, आपसे ट्रीटमेंट लेके बेटर हुए हैं, उन्हीं से मुझे पता चला आपके बारे में, तो मैंने आपको सबसे पहले आज कॉल किया है। तो आप प्लीज मेरे पेशेंट को, मेरी दादी जी को ही एक अच्छी गाइडलाइंस दिए, जो भी ट्रीटमेंट है वो बताएं, हम कहाँ आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। जी बिल्कुल, मेरे रेगुलर ओपीडीज इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया अलग अलग जगहों पे होते रहते हैं। आप जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा, उस पर संपर्क कर सकती हैं, जिससे कि आप ये देख पाएंगी कि आपके नियरेस्ट मेरी कौन सी ओपीडी आ रही है। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है सारे ही पेशेंट्स के साथ, हमारे यहाँ पे बहुत से हमारे पैनल पे ऑनलाइन डॉक्टर्स रहते हैं जो रिपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं पेशेंट की, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्योंकि आज अगर हम आपको बुला रहे हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि हाँ, इस केस को हम ले सकते हैं और इसमें हम अच्छी रिकवरी दे सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पोर्टल पे आप अपलोड कीजिए, हमारे डॉक्टर्स उन्हें एनालाइज करेंगे, और जब वो इस चीज़ के लिए आश्वस्त हैं कि हाँ इस केस में हम अच्छी रिकवरी दे सकते हैं, तो आप हमें मिलने के लिए आइए, और फिर हम उनका एक अच्छा इलाज करेंगे, और कोशिश रहेगी कि इस रोग से हम उन्हें निजात दिलवा सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सारी जानकारी देने के लिए। हमारे पास और भी नियर बाय पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी गाइड करूंगी कि आपसे कंसल्ट करें और अच्छी रिकवरी लें। जरूर जी, थैंक यू जरूर। सो मच। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी की बात कर रही थी हमारी जो लास्ट पेशेंट थी, रेडियोथेरेपी की बात कर रही थी, 32 टाइम्स ये सारी चीजें उन्होंने कराई। कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट भी शरीर पर हो रहा है। जी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, आज अगर कैंसर की बात आती है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे लिया जाता है एलोपैथी के अंदर। हालांकि मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ कीमोथेरेपी के अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन जैसा मैं देखता हूँ कि अननेसेसरली पेशेंट्स के इतने अधिक साइकिल्स कर दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है, अगर किसी को कीमोथेरेपी के साथ लाभ मिलना है तो वो स्टार्टिंग फेज में ही कुछ साइकिल्स के बाद उन्हें पेट स्कैन में, कंपैरेटिव पेट स्कैन में नज़र आ जाता है। आज अगर हम किसी का इलाज कर रहे हैं, हम भी अगर यहाँ पे इलाज करते हैं किसी का, तो हमारा एक सेट प्रोटोकॉल है उसके लिए कि हम एक पेशेंट के लिए स्टार्टिंग में उसके ट्यूमर मार्कर टेस्ट, उसका पेट स्कैन करवाते हैं और हर 2 महीने पे हम कंपैरिजन करते हैं। पेट स्कैन हम कंपेयर करवाते हैं एवरी 4th मंथ एंड ट्यूमर मार्कर हम कंपेयर करवाते हैं एवरी मंथ, क्योंकि पेट स्कैन एक ऐसा टेस्ट नहीं है जो बार बार करवाया जा सके, उसके पेशेंट्स के बॉडी पे साइड इफेक्ट रहते हैं, तो वो हम एवरी 4th मंथ पे करवाते हैं। तो इसीलिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में भी अगर कंपैरेटिव स्टडी करवाकर वो तभी करवाई जा रही है अगर किसी प्रकार का लाभ मिला है तब तो ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। और यही कारण है, जितना परेशान एक व्यक्ति कैंसर के कारण नहीं हुआ होता, उससे ज्यादा परेशान उन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट से वो पेशेंट हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ सोरमुख जी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। डॉक्टर साहब, हमारा ना ट्रीटमेंट चल रहा था बड़े भाई साहब का आपके पास। जी, उनको माउथ का कैंसर हुआ था। जी। तो सर हमने बड़े इलाज करवाए, यहाँ पीजीआई में भी दिखाया चंडीगढ़ में, लेकिन कहीं से कोई हो नहीं रहा था सर, उनका ना इलाज नहीं हो रहा था कहीं से। तो फिर आपके बारे में किसी ने बताया, आपका वीडियो देखा, तो हमने सर एनडी केयर में कांटेक्ट किया। और सर सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है सर आज आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने सर 3 महीने का हमें ट्रीटमेंट बताया था कि 3 महीने में उनको बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी, और जो कि हुआ भी सर। सर अभी मेरे भाई साहब है 50% रिकवर कर चुके हैं। बहुत खुशी की बात वालों ने भी कहा कि उनको अब और कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, तो अब बहुत अच्छे हो जाएंगे वो। बहुत खुशी की बात है सुरमुख जी, परमात्मा की दया है, बहुत अच्छी बात है। आप जो आहार विहार जो गाइडलाइंस उनको बताई गई हैं उन्हें जरूर फॉलो करवाइएगा और निश्चित तौर पे वो इस रोग के ऊपर विजय प्राप्त कर फॉलो कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगा कि आज आपका प्रोग्राम आ रहा है, तो मेरे से रहा नहीं गया सर कि मैं आपको कॉल करूं डॉक्टर साहब और आपसे बात करूं और आपको थैंक यू बोलूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो बिल्कुल जी, तो दर्शकों आप खुद सुनते हैं कि किस तरह से पेशेंट फोन करके खुद बता रहे हैं कि वो रिकवर कर रहे हैं। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योर नहीं हो पा रही है, तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज पर जाकर ही कैंसर का पता चलता है, तो क्या ऐसे स्टेज पर भी आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर की समस्या से निजात पाई जा सकती है? जी, जब हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में पता ही ये लास्ट स्टेज पे जाकर के चलता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पे बहुत अधिक लक्षण पेशेंट को देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि क्या आयुर्वेद इस स्टेज पे काम कर सकता है, जी आयुर्वेद बिल्कुल इस स्टेज पे काम कर सकता है। केवल हमें ध्यान ये रखना होता है, आयुर्वेद में 2 प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है, एक रस औषधियां, दूसरी काष्ठ औषधियां। अक्सर जो लोग अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं वो काष्ठ औषधियों के साथ उसका ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं। काष्ठ औषधियां मतलब हर्बल प्रिपरेशंस, रस औषधियां मतलब मेटालिक प्रिपरेशंस। अगर अच्छी गुणवत्ता के साथ सारे मापदंडों पे खरे उतरते हुए रस औषधियां तैयार करवाई जाएं और वो पेशेंट में यूज की जाएं, तो रस औषधियां शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत ही आशुकारी होती हैं, बड़ी क्विक रिकवरी देती हैं और एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर पे रस औषधियां बड़ा अच्छा काम करती हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये देखा जा पाता है ट्यूमर मार्कर टेस्ट और पेट स्कैन को कंपेयर करके। और ऐसे स्टेजेस में जो सबसे अच्छा लाभ एक रोगी को मिलता है, देखिए रोगी ऑलरेडी बहुत परेशान होता है कैंसर में, एलोपैथी वाले उसे अलग राह दिखाते हैं, आयुर्वेद वाले उसे अलग राह दिखाते हैं। इसीलिए हमारे सेंटर पे आयुर्वेद को मेन पैथी के तौर पे रखा जाता है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा सब प्रकार का किया जाता है। इसी के साथ साथ हमारे सेंटर पे ऑन्कोलॉजिस्ट,
MD मेडिसिन एंड सब प्रकार की इमरजेंसी मैनेजमेंट भी है, ताकि व्यक्ति को इमरजेंसी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े और आयुर्वेद के लिए किसी डिफरेंट जगह पे नहीं जाना पड़े, वो एक ही जगह पे रहते हुए एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर में अपना ट्रीटमेंट करवा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सिम्टम्स की आपने बात करी कि लास्ट स्टेज पर जाकर ही पता चलता है, तो क्या कुछ प्रारंभिक लक्षण भी होते हैं जिससे एक व्यक्ति जान पाए कि अब उसको कैंसर जैसी समस्या हो सकती है? देखिए, हालांकि कैंसर एक ऐसी वाइड टर्म है जिसमें किसी भी शरीर के अंग का कैंसर हो सकता है। इसी कारण से कैंसर के लक्षणों को एक पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर पाना, एक पर्टिकुलर लाइन में बता पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से आज आप जिस प्रकार से जी रहे हैं, उस जीवन में आपको थकावट, हल्का बुखार रहना, किसी कारण से आपकी एपिटाइट कम हो गई है जिसका कोई आपको रीजन नहीं मिल रहा है, छोटे से छोटी चीज पे बात करें तो इवन बाल झड़ना भी, शरीर में हल्की गांठें होना भी, किसी भी प्रकार का ऐसा लक्षण जो साधारण से भिन्न है, जो आपको लग रहा है कि नहीं आगे मेरा शरीर ऐसा नहीं था, ये एक नया लक्षण है जो मेरे शरीर में उत्पन्न हुआ है और मेरी नॉर्मल जीने की शैली में ये मुझे कष्ट दे रहा है, हमें उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ उसका क्योर करना चाहिए, फिर वो चाहे बिना औषधियों के क्योर है और चाहे वो किसी औषधि के साथ क्योर है, क्योंकि कोई भी छोटा लक्षण कैंसर का लक्षण हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका संस्थान किस तरह से कैंसर जैसी घातक बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। देखिए, कैंसर एक बहुत गंभीर रोग है जिसने मानवता को आज एक साइड पे ला करके खड़ा कर दिया है। सब रोगों से बड़ा रोग कैंसर को गिना जाता है। इसी कारण से जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक सेपरेट R&D विंग है कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिसमें ना सिर्फ कैंसर के पेशेंट का ध्यान रखा जाता है बल्कि कैंसर, क्योंकि इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं, तो हम वो पेशेंट्स जिनमें कैंसर है उनके परिवारों की जीवन शैली में बदलाव जरूर सुजेस्ट करते हैं। तो हमारी सेपरेट टीम्स हैं जो कैंसर पेशेंट्स की फैमिलीज को गाइड करती हैं कि जीवन शैली में बदलाव क्या करना है। देखिए, छोटे छोटे से बदलाव होते हैं, अगर वो कर लिए जाएं तो वही जीवन शैली जो एक बुरी जीवन शैली और कई प्रकार के रोगों को न्योता देती है, उस जीवन शैली से हम निजात पा सकते हैं और एक ऐसी जीवन शैली यूज कर सकते हैं जो रोगों को होने ही ना दे। तो कैंसर के अंदर कुछ कॉमन चीजें जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर फॉलो कीजिए ताकि हम उससे बच सकें। सबसे पहली चीज आ जाती है व्हीट ग्रास। अक्सर लोगों को बताया जाता है कि व्हीट ग्रास का सेवन बहुत अच्छा है कैंसर में, लेकिन लोग क्या करते हैं कि व्हीट ग्रास का जूस मार्केट से परचेज करने लग जाते हैं। अरे, व्हीट ग्रास एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी छत पे उगा सकते हैं, छोटी छोटी कटोरियों में, छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स में। हमें यह चाहिए कि हम व्हीट को, आप ये देखिए, हम पूजा करते हैं, जब नवरात्रे आते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत से एरियाज में हम पूजा करते हैं इस चीज की। तो आप सोचिए क्या महिमा है, हमारे शास्त्र हमें सिखा रहे हैं कि हाँ ये चीज कितनी उपयोगी है, कितना लाभ है। तो हमें छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स लेकर के उनमें व्हीट को बीजना है, उसमें से छोटे सैपलिंग्स निकलेंगे। ऐसा हमने 15 फ्लावर पॉट्स लेने हैं। जब हम 15th फ्लावर पॉट में बीज डालेंगे तो जो फर्स्ट फ्लावर पॉट है उसमें छोटे छोटे पौधे निकल आए होंगे, उनका रस सेवन करना चाहिए। वो व्हीट ग्रास का बेस्ट जूस है। डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन कुछ एक खास बात जो आप दर्शकों को कहना चाहें। देखिए, मैं यही चाहूंगा कि हमारा शरीर हमारे अपने हाथ में है। अपनी जीवन शैली को सुधारिए ताकि सब प्रकार के रोगों से आप बच सकें। जी, फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।